नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये वर्ष आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरपूर हो। मैं आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने नए वर्ष में वीडियोस डालने में इतनी देरी कर दी, बट इसके पीछे एक वजह थी। मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी। सबसे बुरी बात इन सब में ये थी कि मेरा बेबी इससे अफेक्ट हो गया था। बहुत छोटा है, अराउंड 5-5.5 महीने का, तो उसकी काफ़ी चिंता रही थी। बट अभी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मस्त है। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोविड की तीसरी वेव इंडिया में शुरू हो चुकी है और ये वेव ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण शुरू हुई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 2.5 लाख से ऊपर कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा है, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट एक हल्की फुल्की बीमारी है या गंभीर रूप ले सकती है, किस दिशा में जाएगी ये तीसरी लहर, दूसरी लहर में जो बुरा हाल हुआ था हमारे देश का, क्या वैसा कुछ देखने को मिल सकता है, क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, भविष्य कैसा रहेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो रामबाण की तरह उपयोग में आएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमने दोनों वैक्सीन्स ले ली हैं, दोनों वैक्सीन्स लिए हुए समय भी हो गया है, क्या तब भी हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। ध्यान रखिएगा, वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाता, वो आपको गंभीर बीमारी से, हॉस्पिटलाइजेशन से एंड मृत्यु से बचाता है। तो वैक्सीन लेने के बाद भी आपको संक्रमण हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, हमें पास्ट में कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, क्या अब भी इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जिन लोगों को पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है, 11 से 14% ज्यादा रिस्क है उन लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन होने के लिए। स्टडीज में देखा गया है कि पास्ट में जिनको अल्फा या डेल्टा वेरिएंट का कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, उन लोगों में ये ओमिक्रॉन बहुत इजीली एंटर कर रहा है और ये परसेंट 11 से 14% तक है। तो यस, अगर आप पिछले बार इन्फेक्ट हो चुके हो तब भी आप इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्ट हो सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या अभी को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो वेव आई है उसका पीक है, या ये पीक कब आएगा, या ये वेव कब खत्म होगी? अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका में। अगर हम साउथ अफ्रीका का ट्रेंड देखें ओमिक्रॉन के केसेस का, तो ये केसेस 10 से 15 दिन में अपने पीक तक पहुंच गए थे। उसके बाद पीक से उतराव शुरू हो गया था और लगभग 1.5 से 2 महीने में केसेस में कमी आना शुरू हो गई थी। अगर यही ट्रेंड इंडिया में फॉलो होगा तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 15-20 दिनों में कोविड के केसेस अचानक से बढ़ने लगे हैं। ये बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख तक, जो एक दिन में जो इन्फेक्टिविटी रेट आ रहा है वो 2.5 लाख का है। तो हो सकता है, माना जा सकता है कि हम ऑलरेडी पीक पर बैठे हुए हैं। बट हुआ क्या है, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये पूरे देश में एक तरह से नहीं फैला हुआ है। कुछ सिटीज में फैला है, टियर 2, टियर 3 सिटीज में अभी भी इस वेरिएंट के बहुत ज्यादा पेशेंट्स देखने को नहीं आए हैं। तो हो सकता है ये पीक थोड़े ज्यादा टाइम तक रहे, अगले 2-3 हफ्तों तक ये पीक बना रहेगा, उसके बाद डिक्लाइन शुरू होगा। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय द मिड ऑफ फेब्रुवरी या तो फिर 3rd वीक ऑफ फेब्रुवरी तक हमको सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलेगा ओमिक्रॉन के केसेस में। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। ओमिक्रॉन क्या एक सीरियस इन्फेक्शन है? क्या ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा सीरियस है? तो देखिए, हमने जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि ओमिक्रॉन में स्पाइक प्रोटीन में बहुत सारे वेरिएशंस हुए हैं, 30+ वेरिएशंस हुए हैं। तो इस पूरे वेरिएशंस की जब हम स्टडी करते हैं, म्यूटेशंस की स्टडी करते हैं, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी इस वायरस की बहुत ज्यादा बढ़ी है। मतलब ये बहुत ज्यादा तेजी से लोगों में फैल रहा है, लेकिन इसकी सीरियसनेस इतनी नहीं है। ये एक माइल्ड इन्फेक्शन की तरह लोगों में फैल रहा है। थोड़ी बहुत सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, हेडेक, कफ, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पिछली वेव में जैसा कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता था, न्यूमोनिया हो जाता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी, ऑक्सीजन कम होता था, उतना सीवियर नहीं है ये इन्फेक्शन। बट ये बोलना गलत होगा कि ये बहुत ही हल्का फुल्का है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है।
अभी भी वो पॉपुलेशन जो पिछले बार हाई रिस्क कैटेगरी में आती थी, जैसे कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो पिछले बार हाई रिस्क कैटेगरी में थे, वो सब अभी भी सीवियर टू मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, उनके लिए भी ओमिक्रॉन वेरिएंट एक सीरियस इन्फेक्शन साबित हो सकता है। पांचवा सवाल कि ओमिक्रॉन वेरिएंट या ओमिक्रॉन से होने वाली बीमारी एक कॉमन कोल्ड की बीमारी जैसी है, क्या ये बोलना सही है? जी नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये एक कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी है। ये बोलना भी गलत है, क्योंकि चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे इसकी प्रेजेंटेशन कैसी भी हो, आखिर ये कोविड फैमिली से रिलेटेड है। ये कितना भी माइल्ड सिम्टम करे, बट ये भविष्य में क्या दिखाएगा ये हम नहीं जानते। अभी के टाइम पे मैं ये मानती हूँ कि सिम्टम्स काफ़ी कमज़ोर हैं, पहले वाले वेव से कंपैरिजन में काफ़ी कम हैं, बट कॉमन कोल्ड जितने भी माइल्ड नहीं हैं। अभी भी जो बॉडी पेन है वो बहुत सीवियर हो रहा है लोगों को। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बेड से उठने में भी तकलीफ होती है, उनको ऐसा लगता है कि वो पूरे दिन लेटे रहे हैं। मेरी फैमिली में भी लोगों को ये तकलीफ हुई थी। लकीली मुझे बॉडी पेन की प्रॉब्लम उतनी नहीं हुई थी, बट हाँ, सोर थ्रोट, कफ, ये बहुत बहुत सीवियर तरह से हो रहा है। तो यस, इसके लक्षण पिछले वेरिएंट से कम हैं, लेकिन कॉमन कोल्ड जितने हल्के भी नहीं हैं। हल्के में मत लीजिए वरना फंसेंगे। छठवां सवाल, ओमिक्रॉन एक माइल्ड इन्फेक्शन की तरह है, ऐसा सब बोल रहे हैं, फिर हमें इससे बचने की क्या जरूरत है? ध्यान दीजिए, 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली, ये भले ही एक कॉमन कोल्ड जैसे प्रेजेंटेशन में आ रहा हो, बट ये है कोविड फैमिली का मेंबर। कुछ लोगों में, हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों में, ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन अभी भी करवा सकता है। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो अभी भी हाई रिस्क में आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम जैसी जो बीमारी थी, जो पिछले पीक्स में हमने देखा था, कुछ लोगों को कोविड हुआ था, साधारण लक्षण हुए थे, लेकिन वो लक्षण काफी लंबे समय तक उनको परेशान कर रहे थे, जैसे कि खांसी, बदन दर्द, हड्डियों में दर्द। ये सारी तकलीफें काफी लंबे समय तक उनके साथ रही थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ ऐसा होगा या नहीं, ये हम अभी नहीं बोल सकते, तो बचाव बेहतर है। तीसरा, जितने ज्यादा इन्फेक्शन रेट फैलेगा उतना ज्यादा म्यूटेशन होगा। जितना म्यूटेशन होगा उतना खतरा बना रहेगा कि अगला वेरिएंट जो आएगा वो खतरनाक, डेंजरस वेरिएंट हो सकता है वो डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक हो। इस बारे में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो जो चीज हमें पता नहीं है, हमें उससे डरना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, ओमिक्रॉन वेरिएंट से अगर आप अफेक्टेड होते हो तो भी आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। आप लोगों को अपने काम, आपका जो भी काम है, बिजनेस है, उस चीज़ों को थोड़े दिन के लिए रोकना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों से इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा हमारे देश का, हेल्थ केयर उससे प्रभावित होगा। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग आमतौर इलेक्टिव प्रोसीजर्स के लिए जा रहे थे, जैसे इलेक्टिव सर्जरी हो गई, कुछ लोगों को रेगुलर ट्रीटमेंट या फॉलोअप ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण वो हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, जिस कारण से उनकी दबी हुई बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो इस तरह की सारी चीजें हमने पिछले दोनों वेव्स में देखी हैं होते हुए, जो अभी भी होंगी। तो इसीलिए इन 5 कारणों से हमें अभी भी कोशिश करनी चाहिए कि ओमिक्रॉन चाहे कितना भी हल्का फुल्का इन्फेक्शन कराए, हमें उससे दूर रहना है या बचना है। 7वां सवाल, क्या बच्चों में भी ये थर्ड वेव में इस इन्फेक्शन को देखा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल अफेक्ट कर रहा है। मेरे खुद का बेबी अफेक्ट हो चुका है, तो मुझे पता है इस बारे में। उसको बहुत तकलीफ हुई थी, 1-2 दिन वो बहुत रोया क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार था। लेकिन फिर भी मैं ये बोल सकती हूँ कि पिछले वेव में बच्चों को जितने सीवियर इन्फेक्शन हुए थे, उससे भी माइल्डर फॉर्म का इन्फेक्शन इस वेव में देखा जा रहा है। हाँ, बच्चे प्रभावित जरूर होंगे, बट वो जल्दी से जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे। उनका रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, रिकवरी टाइम भी बहुत अच्छा है। 8वां क्वेश्चन, क्या बूस्टर्स अभी भी जरूरी हैं? इस बात को लेके इंडिया में बहुत डिबेट चल रही है। इंडिया में क्या, मैं तो बोलूंगी वर्ल्ड में डिबेट चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि बूस्टर्स वेस्ट है, कुछ लोगों का मानना है कि बूस्टर्स बहुत जरूरी है। मैं आपको एक स्टडी बताती हूँ। यूके में एक स्टडी हुई थी जिसके हिसाब से यदि आपको वैक्सीन की 1 डोज लगी है तो हॉस्पिटलाइज होने का आपका रिस्क 52% से कम हो जाता है।
यदि आपको दोनों वैक्सीन लग जाती है तो हॉस्पिटलाइज होने का रिस्क 72% से कम हो जाता है फॉर 6 मंथ्स। आपने दोनों वैक्सीन ले ली है, 6 मंथ से ज्यादा हो चुका है, तो ये रिस्क जो है वो 52% के कैटेगरी में वापस आ जाता है। बट अगर इस 6 महीने के बाद अगले 2 हफ्तों में आप एक बूस्टर लगा लेते हैं तो वापस आपका हॉस्पिटलाइज होने का रिस्क 82% से कम हो जाएगा। प्रूव हो चुका है कि बूस्टर जरूरी है। आपको जब मौका मिले, आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले, आप बूस्टर डोज ले लीजिए। देखा जाए तो यूजुअली 6 से 9 महीने के बीच में आपको ये बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। जो हाई रिस्क कैटेगरी के लोग हैं उनको 6 महीने में ही बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। 9वां प्रश्न, ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज, वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अभी तक भारत में लगभग 70% लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई थी, एक मोहतरमा, जिन्होंने दोनों ही वैक्सीन नहीं ली हैं। उनका ऐसा मानना था कि वैक्सीन से बहुत तकलीफ होती है, इसलिए उन्होंने वैक्सीन नहीं ली। अब हुआ ये कि उनको ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हो गया। ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को ठीक होने में करीब 15 से 16 दिन लग गए, जबकि बाकी लोगों का इन्फेक्शन जो है वो 7 से 8 दिन में ठीक हो जा रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लिए नहीं थे। और अगर डेटा भी आप देखें तो पूरी इंडिया में जितने डेथ अभी हो रही हैं उसमें से 75% वो लोग हैं जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं ली है या तो फिर वो बहुत सीरियसली बीमार हैं। तो अगर आप लोग अभी भी, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वैक्सीन बिना लिए भी काम चल जाएगा, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जाइए जल्द से जल्द वैक्सीन लगाइए, अपने आप को बचाइए। दूसरा, आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। कुछ दिनों की बात है, 3rd वेव गई, पूरी कोशिश रहेगी 4th वेव आए ही ना, तो 2-3 महीने के लिए क्या परेशानी लेना, छोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मास्क लगा के रहिए। मास्क आपके चेहरे पर बराबर फिट होना चाहिए, आपके नाक को, आपके मुंह को बराबर कवर करे, ऐसा मास्क होना चाहिए। अब हाथ को सैनिटाइज करना, आसपास स्वच्छता मेंटेन करना, छींकने खांसने के एटिकेट्स फॉलो करना, ये सिंपल चीजें हैं। यही चीजें करके हम अपने आप को ओमिक्रॉन से बचा सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, ओमिक्रॉन के बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें सुनने को आ रही हैं, क्या वो सच हैं? जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन भविष्य में आने वाले बाकी डेंजरस इन्फेक्शन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इसका बेसिस क्या है? तो साउथ अफ्रीका में जो स्टडी हुई थी उसमें ये सामने आया है कि वो लोग जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है या जिनको प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुका है, उन लोगों को जब ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद उनके शरीर में 14 टाइम्स ज्यादा एंटीबॉडीज देखने को मिली। इसका मतलब उनकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। और ये भी देखा गया कि बाकी डेल्टा इन्फेक्शन से या अल्फा इन्फेक्शन से उनको अच्छी इम्यूनिटी मिल रही है। तो पहली बात तो आप कोशिश करो कि आपको ओमिक्रॉन हो ही ना, बट अगर हो भी गया तो टेंशन मत लो, पॉजिटिवली सोचो, हो सकता है कि आपको आने वाले इन्फेक्शन से इम्यूनिटी मिल जाए। तो ये वो 10 सवाल थे जो अक्सर पिछले कुछ दिनों में बहुत से पेशेंट्स ने मुझसे पूछे थे। इसी तरह के कुछ और सवाल आपके मन में होंगे जो शायद मैंने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। यदि ऐसे कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पर डालिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, उसे भी मैं अगले वीडियो में शामिल करूंगी। जितनी हो सके उतनी ओमिक्रॉन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने जरूर आऊंगी। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए और ओमिक्रॉन से एकदम सुरक्षित रहिए।